हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए, हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, क्योंकि आपको पता है कल हमने एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था लेक्चर नंबर 2 के रूप में। और आज हम यहाँ पर नई बुक हमारी जो है एनसीईआरटी बोर्ड में 12th क्लास हिंदी में वितान भाग 2 उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें 3 कहानियां आपकी सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत के दबे पांव। तो बस ये 3 ही है। उसमें से सिल्वर वेडिंग जो है वो काफी लंबी चौड़ी स्टोरी है, एक तरह की बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान है मनोहर जोशी जी का। तो उन्हीं मनोहर जोशी जी के वक्तव्य के रूप में जो कहानी है उस कहानी को हम अच्छे से पढ़ेंगे पूरा। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं, अगले लेक्चर में देखते हैं हम क्या करते हैं। इसको 1 शॉट में करने की कोशिश करनी थी, लेकिन क्योंकि 3:30 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है और 4:30 बजे का शेड्यूल किसी और क्लास का है, तो मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले पाऊंगी। तो जितना भी है मैं आज इसको भाग 1 के रूप में करूंगी, ठीक है। तो इसमें शायद भाग 1 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भाग 1 के रूप में ही करूंगी। और क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो चैप्टर भी अगर कर लेती हूँ तो हमारे क्वेश्चन आंसर वो रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर स्टोरी है सिल्वर वेडिंग। वैसे बच्चों आपको पता है सिल्वर वेडिंग किसे बोलता है? जिस दंपत्ति क्या होता है, कपल यानी कि पति पत्नी के विवाह के 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं, 25 वर्ष, उसको इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर वेडिंग। कुछ ऐसा पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति है जिनको सेलिब्रेट किया जाता है, केक वगैरह काटा जाता है, ये सारी चीजें है ना। बहुत सारी चीजें आपको तो आजकल तो पता है, हर चीज में बच्चे का जन्म भी हुआ है तो हर महीने बच्चे का जो बर्थडे है वो मनेगा। यानी कि हर महीने की, जैसे 10 तारीख को हुआ है तो 10 को, 4 को हुआ है तो 4 को, 2 को हुआ है तो 2 को, हर महीने की 2 तारीख को उसका बर्थडे मनाया जाएगा। लेकिन जिस दिन फिर बर्थडे आएगा ना उस दिन उसका इतना क्रेज नहीं रहेगा, क्योंकि वो हर महीने मना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। तो यहाँ पर है यशोधर बाबूजी। तो यशोधर बाबूजी की सिल्वर वेडिंग है, और यशोधर बाबूजी की सिल्वर वेडिंग है तो ऑफिस में भी उन्होंने छोटी मोटी पार्टी दी है कुछ, और घर पर देखा है कि उनके जो बच्चे हैं वो नई जनरेशन के हैं। वैसे देखा जाए तो यशोधर बाबू जो है वो अपने प्रेरणा स्रोत है किशनदा को मानते हैं, ठीक है। कृष्णानंद पांडे जिनका मूल नाम होता है, और वो जो है नई जनरेशन के साथ में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। मतलब कि अपने बच्चों के साथ में, नई जनरेशन कौन हुई, उनके खुद के बच्चे, उनके बच्चों की जो सोच है वो काफी परिवर्तनीय है, परिवर्तनशील है। अच्छे ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं तो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, वो सादा सिंपल जो जीवन है वो नहीं जीना चाहते हैं। तो उनके और उनके बच्चों के बीच में काफी तनाव की स्थिति रहती है। और साथ में बताया है कि उनके बच्चे उनकी सिल्वर वेडिंग को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनके बिना ही सेलिब्रेट हो जाती है। उनकी माँ, मतलब यशोधर बाबू जो है उनकी पत्नी रहती है और बच्चे रहते हैं, और सेलिब्रेशन हो जाता है, गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। तो यही कहानी है। यशोधर बाबू ने अपने यहाँ पर जो भी सिद्धांतवादी विचार है उनको प्रस्तुत किया है, आदर्शवादी जो विचार है उनको प्रस्तुत किया है। खास करके किशनदा जो उनके प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, उनकी प्रेरणादायी बातों को भी बताया कि किशनदा के क्या विचार थे वो विचार मेरे हैं। जैसा आप अपने आइडियल को समझते हो, आपके आइडियल व्यक्ति जो जिस तरह का व्यवहार करते हैं, आप भी फिर उनके अनुसार ही आप व्यवहार करने लग जाते हो। तो उसी को बोलते हैं प्रेरणा स्रोत का अनुसरण करना। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम स्टोरी कि जब सेक्शन ऑफिसर YD यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज पे उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। यानी कि 5:30 बजने में केवल और केवल 5 मिनट बचे थे। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे, यानी कि 5 मिनट उन्होंने आगे कर रखी थी, और ऑफिस की जो घड़ी थी वो 5 मिनट पीछे थी। पंत जी अपनी कौन भाई? यशोधर पंत, क्या नाम था उनका? यशोधर बाबू पंत, यशोधर पंत। तो YD पंत हो गया है, ठीक है। अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर थे। यानी कि अगर आपका उच्च अधिकारी नहीं गया है ना, किसी भी डिपार्टमेंट की बात है, अगर आपके सीनियर नहीं गए हैं तो आप कैसे जा सकते हो, इसलिए वो भी वहीं पर बैठे हुए थे। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है भाई। कि कृष्णानंद पांडे कौन है भाई? किशनदा।
यहाँ पे कृष्णानंद पांडे को क्या कहा जाता है, बाद में सीधा सीधा आएगा किशनदा किशनदा। और ये कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि किशनदा का पूर्ण नाम क्या था, तो पूरा नाम था कृष्णानंद पांडे, आपको लिखना है, ठीक है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए एक छोकरे चड्डा ने उसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून का मतलब क्या होता है, आपकी पैंट, जो पैंट होती है ना उसे बोलते हैं, और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। मतलब कुछ इम्प्रॉपर यानी सही तरीके से नहीं पता चलता है, कुछ कुछ असहजनीय या कुछ अव्यवस्थित, जिसको बोलते हैं प्रॉपर तरीके से नहीं है, कुछ अव्यवस्थित सा लगता है। थोड़ी बदतमीजी सी की, एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है क्या आपकी चूनेदानी है वो सही वक्त देती है क्या। पंत जी ने चड्डा की दृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है भाई। उसकी जो दृष्टता थी ना, उसने चड्डा ने जो उसको यशोधर बाबू को जो इग्नोर किया था, वो इग्नोरेंस थी, उसको हटाकर और सीधा सीधा पंत जी ने चड्डा से उसकी दृष्टता को छोड़ दिया और कहा कि मिनट टू मिनट चलती है भाई, मेरी जो चूनेदानी है ना वो बहुत सही चलती है। चड्डा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली और इस तरह की दृष्टता मतलब दुष्टता, दृष्टता का मतलब क्या होता है बच्चों, दुष्टता। बच्चों थोड़ा सा मैं स्पीड में रहूंगी क्योंकि चैप्टर वास्तव में बहुत बड़ा है, उसको मुझे पूरा करना है, ठीक है। दृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया। मन ही मन वह उस जमाने की याद करते रहे जब दफ्तर में किशनदा को भाई नहीं साहब कहते थे, साहब कहते और समझते भी थे। किशनदा को भाई नहीं समझते थे, सीधा सीधा वो अपना अफसर समझते थे। घड़ी की ओर देखकर बोला, बाबा आदम के जमाने की है, बड़े बाबू या तो बड़े बाबू मतलब बड़े बाबूजी, ठीक है, बड़े बाबूजी थे भाई किशनदा, इसलिए तो बहुत बाबा आदम के जमाने की, बहुत पुरानी है, पता नहीं कैसी है, सही नहीं चलती है, इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाएगी। मतलब आपने जो घड़ी पहन रखी है कि यशोधर बाबू ने जो वॉच पहन रखी थी ना बच्चों, रिस्ट वॉच, वो भी काफी पुराने जमाने की थी, तो वो कह रहे थे कि अब तो नई ले लो, है ना, नई जमाने की ले लो, जापानी ले लो, चाइनीज, जो भी है, ठीक है, वो ले लो। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी भाई। इसका मतलब क्या है, हम जो सिल्वर वेडिंग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब 25 साल हो चुके हैं उस घड़ी को, है ना। हम पुरानी चाल के, हमारी पुरानी चाल की और रहे, अरे यही बहुत है, अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों, कैसी रही, इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। अब जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तब इस रैमजे स्कूल में एक ऐसा होता कि नहले पे दहला ऐसे इस तरह से ताली मार के चले जाते ना, हंस के, इस तरह से उन्होंने ताली मार दी, ठीक है। यानी कि क्योंकि चड्डा ने पूछा कि भाई बाबूजी अब तो ये जो घड़ी है वो बदल दो, कि बोले नहीं, ये पुरानी चाल की और हम भी पुरानी चाल के और हमारे साथ सही है, ये फिट है बिल्कुल। तो इस तरह से उसकी बात का जवाब दे दिया। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दांत अपना हाथ मारा करता था, ऐसे दांत देना, दांत देते ना, एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ मारते, उसको दांत देना बोलते हैं। और वक्ता श्रोता दोनों ठठा कर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप यहाँ ध्यान से सुनेंगे तो आप जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से कर पाओगे, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते पक्का बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मतलब कि अगर वो किसी बिजनेस के काम के तरीके से पढ़ने के लिए अगर आते थे पहाड़ से, तो पहले किशनदा के घर पे रुकते, फिर अपना आशियाना ढूंढते, फिर वहां रहने लग जाते थे। मैच जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी करने के लिए कम थी, कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोईया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर बाबू को 50 रुपए उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। दफ्तरी जीवन यानी कि ऑफिस वर्क में उनका मार्गदर्शन किया, उनको समझाया बताया कैसे आगे बढ़ना है। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? तो यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब का मतलब होता है मिलकर बोले,
now let me see, I was married on 6 फरवरी 1947। कि अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलो मैं आपको बताता हूँ कि आई वॉज मैरिड, कि मैंने शादी कब की, 6 फरवरी 6 फरवरी 1947 भाई, इस दिन शादी हुई थी। तो 47 तो छोड़ दीजिए, कौन देखता है, हम तो ये चीज देखते 6 फरवरी। अब मेनन ने फौरन हिसाब लगाया, चेक कर बोला मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, कि भाई वो मेनन को समझ में आ गया आज की तारीख 6 फरवरी आज ही थी। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया है, 1947 से लेकर, और जब 25 वर्ष हो गए थे, इसमें आप 25 वर्ष जोड़ लीजिए, 1947 में 25 वर्ष जोड़ लेंगे तो कितना, 7 और 5 12 की 2 5 6 7, 1972 की कहानी है ये एक तरह से। 1972 में उनके 25 वर्ष पूरे हो चुके थे, ठीक है। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किशनदास से सीखी थी, कृष्णानंद पांडे जी से उन्होंने ये सारी चीजें सीखी थी। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया, कहा सुन भाई, भगवान दास बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। चाय पानी यानी कि चाय पानी, ठीक है। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह ये सब गोरे साहबों के चोचले होते भाई, हमारे नहीं होते, ये गोरे लोगों के हैं। गोरे लोग मतलब पाश्चात्य संस्कृति जो थी, है ना, हमारा भारत जब गुलाम था उस समय ये सारी चीजें चली थी, चलन में आई, धीरे 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 लोगों ने इसे अपना ली। हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जाती है कि भाई हमें है ना गुलाम मिला के बात मत बताइए, है ना। ये थोड़ी बहुत चीजें लगती है, थोड़ा सा नाश्ता है, इसमें कौन सा आपका बहुत सारा सामान हमने ले लिया है ना, हम तो मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, बहुत अच्छी है बच्चों, कहानी अच्छी है और इंटरेस्ट आएगा आपको भी शायद समझने में, और इंटरेस्ट लेके समझोगे तो समझ पाओगे, अदरवाइज तो फिर रटा रटाया साधन है, आपको याद करना ही पड़ेगा। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला। आप देखिए 1972 में 10 की वैल्यू, 10 रुपए के नोट की वैल्यू क्या थी। कहा आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट में समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूं कि जब लोगों में किसी तरह का कोई कस्टम नहीं है, किसी तरह के कोई व्यवहार नहीं है, तो फिर मुझे तो ये इम्प्रॉपर महसूस होता है, ये मतलब अव्यवस्थित, सब कुछ अव्यवस्थित सा महसूस होता है। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ बना करा सकते हैं। भाई सेक्शन यानी कि ऑफिस में तो बहुत सारे लोग होते हैं, अब इतने सारे लोगों का चाय पानी का बंदोबस्त करना है, उसमें लड्डू मठरी वगैरह, चाय कोल्ड ड्रिंक जो भी है वो सब चीज भी आती है, तो पैसा तो लगता है। तो भाई और सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी थी तो उसमें तो आप इतना खर्चा तो बनता ही है। तो चड्डा ने फिर जो यशोधर बाबू जी थे उनको कह दिया कि भाई 30 रुपए तो बनते ही है, 10 रुपए से क्या होते हैं, चलिए 20 रुपए और निकालिए, ठीक है। आगे देखिए, सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपए लेकर हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो, यानी कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले थे और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता था। अच्छा नहीं, नागवार का मतलब अच्छा नहीं लगना, ठीक है, अच्छा नहीं लगता था। मतलब अब क्या था कि यशोधर बाबू के जो बच्चे थे ना उनको पसंद नहीं था कि हमारे पिताजी साइकिल पे जाए, तो उन्होंने क्या करा, साइकिल तो छोड़ दी लेकिन पैदल ही जाते थे, ठीक है। आगे देखिए, बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले ले, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत, मतलब बिल्कुल, निहायत का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेहुदा, बेकार, इसको क्या बोलेंगे हम, बेहुदा को क्या बोलेंगे बच्चों, बेकार सवारी मालूम होती है।
और कार जब अफोर्ड ही नहीं की जा सकती है तब उसकी बात ही सोचना। क्या भाई, स्कूटर उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, साइकिल पसंद थी, बच्चों ने मना कर दिया नहीं चलाना है, और कार की बात है तो अब इतनी पोजीशन नहीं है अभी क्या कार ले सकते हैं। चड्डा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के 2 नोट और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है, और ऐसा ही यशोधर बाबू करते थे। जो किशनदा से उन्होंने सीखा था वैसा का वैसा अनुसरण करते थे। उनके साथ बैठकर चाय पानी गपशप गप्पाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की एक नई रीत अपनाई थी। उन्होंने एक नया काम शुरू करा था। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अकड़ती थी, पसंद नहीं आती थी। अब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी है जो रोज रोज मंदिर जाए, इतने ज्यादा व्रत करे, ऐसा कहते हैं वह। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है कि सिद्धांत के धनी यानी कि सिद्धांतवादी किशनदा की यही निशानी थी कि आपको इस तरह का व्यवहार करना है तभी आप सही हो। तो यशोधर बाबू जो थे वो सिद्धांतवादी थे, किशनदा का अनुसरण करते थे, वो उनके आइडियल पुरुष थे, वो उनके आइडियल पुरुष थे। इसलिए सिद्धांत के धनी किशनदा की यही निशानी थी। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते थे। ऑफिस से आते समय घर के बीच में बिड़ला मंदिर पड़ता था वहां, तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। देखिए घूमते फिरते जाते थे आराम से। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, उस स्थान पर पड़ा, उस एरिया में, ठीक है, जिसमें और जिस पर इन दिनों 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DYZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह बहु ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं है कि वे लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना बहुत जरूरी है। उन्हें एंड्रयूसगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे कुछ हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलॉट करवा दिया। पत्नी के पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, तो उन्होंने कहा तब की तब देखेंगे, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कर मुस्कुराते थे, जिस प्रकार से किशनदा व्यवहार करते थे एज इट इज वो पूरी तरह से अपने आप में किशनदा को महसूस करते थे और उसी तरह से व्यवहार करना चाह रहे थे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बात बड़ी बात से में मतभेद होने लगा था, और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। उनको पसंद नहीं आता था कि मैं जाऊं और बच्चे कुछ बोले, इससे बेटर है बच्चे खा पी के अपने रूम में चले जाए, उसके बाद मैं जाऊं ताकि ज्यादा मेल मिलाप ना हो, न मेल मिलाप होगा और न कोई मतभेद की गुंजाइश रहेगी। ठीक है, जब तक बच्चे छोटे थे तब तक उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। उनको लगता है मेरा बच्चा तो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट तो है नहीं, लेकिन सैलरी इतनी अच्छी लेकर आता है तो ये क्या है। वह कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ ना कुछ पेच है। तो 1972 की बात है बच्चों, उस समय तो ये 1500 रुपया तो बहुत बड़ी बात होती थी। 1500 रुपए लोगों के लिए 150 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती थी। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है, और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफी नीचे आ गया था तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही थी, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही थी। क्या हो रहा है, कहने का तात्पर्य यह है कि एक बेटा तो बहुत अच्छी कंपनी में है,
दूसरा बेटा है जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तीसरा बेटा है जो अमेरिका चला गया है, चौथी जो इनकी बेटी है बहुत सारे शादी के जो प्रस्ताव आए हैं विवाह के उनको ठुकरा चुकी है और वो कह रही है मुझे तो मेडिकल लाइन में जाना, मुझे डॉक्टर बनना और डॉक्टर बनने के लिए मैं अमेरिका जाऊंगी। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं वहां समहाउ यह भी कुछ, समहाउ मतलब कुछ, कैसे कैसे कुछ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है ये पिता। ठीक है, यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने में मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें यह भी करा दिया है, मतलब ऐसा भी बना दिया है। अब वो पूरी तरह से अपने बच्चों का कहना मानती है, बच्चे जो कहते हैं वो समझती है। यानी कि बच्चों ने कह दिया ऐसा है तो अपने पति का साथ छोड़कर बच्चों के हाँ में हाँ मिलाने का कार्य कर रही है। कहने का तात्पर्य यह है। कुछ यह भी कि जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों के चलने दी। उनका यह भी कहना था कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया जाना, मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी, जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए जाते थे, ऐसा वह कहती थी। घरवाली बच्चों से कह रही थी, बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते थे। फिर यह यशोधर बाबूजी जो उन्मुख होकर कहती तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानेंगे, मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। अब मेरे कहने से सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता है, साफ बात है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि माँ ने अपने बच्चों को अपने पुरानी बातों को बता दिया है कि मैंने अपने परिवार के साथ कैसे समय व्यतीत किया था। इस कारण से जो बच्चे हैं अपनी माँ के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हैं, बताते हैं कि हाँ चलिए कोई बात नहीं, आपके साथ जो व्यवहार हुआ है अब नहीं होगा, इस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। और यशोधर बाबू जो अपने जो ख्याल है या अपने जो नियम है बच्चों पर डालना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने मान लिया वो ठीक है, मैं भी अब लिमिट में मानूंगी, बच्चे नहीं मानते तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। ये तो जनरेशन गैप का फल है। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकता से आचरण करती है, तो यशोधर बाबू शाइनल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। विद्रोह का मतलब यह है कि यशोधर बाबू के पूरे विरोध में आ गई अब उनकी पत्नी, तो अब उस विद्रोह को कैसे सहन किया जाए। तो यशोधर बाबू इस तरह के कथन कहकर अपने विद्रोह को व्यक्त कर रहे हैं, अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। अनदेखा कर देना चाहते थे, लेकिन ये स्वीकार करने को बाध्य भी तो हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका ही बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला जाता। अब भाई शादी के 25 साल बाद वो ये सोच रहे हैं कि सही नहीं होता कि किशनदा जैसे कुंवारे थे वैसे मैं भी कुंवारा रहता तो ये सारी झंझट ही नहीं होती, है ना। बाद में पता चलता है सब, और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर देते, मतलब कि हम इस समाज को न्यौछावर कर देते, समाज के लिए दे देते। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जत्ती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। मतलब उपकृत का मतलब क्या होता है? उपकृत का मतलब होता है जो कृतज्ञ लोग थे, कृतज्ञ लोग थे, मतलब कि उनके ऊपर उपकार किया। उपकृत लोग जो थे ना, जिन पर उपकार किया, ठीक है, वे लोग। इतने सारे लोग थे जो पहाड़ों से आकर उनके घर रहते थे और रहने के बाद में फिर अपना जो भी अपना घर ढूंढ लेते थे, तब तक तो वो यहीं रहते थे। तो इतना भी मतलब उनको नहीं फील हुआ। मैं आज म्यूट करना भूल गई। मतलब इतने सारे लोगों में से किसी ने भी उनको आश्रय नहीं दिया। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए
क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। उनके पास जगह नहीं थी तो उनको ये भी नहीं कह पाए कि चलो मेरे घर रहिए। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया और जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर्ड होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया, क्योंकि अकेलापन खाता था। वो जहां पर रहते थे वहां पर काफी लोग रहते थे और इतना समय बिताया था तो उनके साथ वार्तालाप होता करता था, ऑफिस चले जाते थे, समय व्यतीत हो जाता था। अब क्योंकि परिवार तो था नहीं जो समय व्यतीत हो, इसलिए क्या हुआ कि रिटायरमेंट के बाद जब वे गांव गए तो वहां धीरे धीरे वे कमजोर होते गए। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ उनको नहीं पता। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। मतलब कोई ध्यान रखने वाला नहीं था उनका। ठीक है, यशोधर जी यह जानते थे, यशोधर जी बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले कि गधा पचीसी में कोई क्या करता, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की है। मतलब पता नहीं खुराफात का मतलब कैसे कैसे काम करे हैं, है ना। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आना, कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं किया। तो जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि किशनदा के बच्चों के लिए एक ऐसा मनगढ़ंत बात कही जा रही थी कि किशनदा के बच्चे जिस प्रकार का यशोधर बाबू के बच्चे जिस प्रकार का किशनदा यशोधर बाबू के साथ व्यवहार कर रहे थे, तो हो सकता है जब जिम्मेदारी आ जाएगी, जब जरूरत पड़ेगी यशोधर बाबू को, उनके बच्चे उनके साथ खड़े हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी बातें किसने बताई थी? यशोधर बाबू को किशनदा ने बताई थी। तो उनके ही बातों का वो अनुसरण कर रहे थे। जिम्मेदारी सर्व ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है। फिक्रा मतलब एक बात थी, एक वाक्य था, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते, जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर में नहीं आता। कि जो बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं, उनको लगता है कि शायद मेरे माता पिता में से, यानी कि पिता को खो दिया तो ऐसा लगा कि पिता होते तो शायद मैं कुछ और कर जाता। आज जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, उस स्थान से शायद ज्यादा बेटर स्थान हो जाता, ऐसा भी उनको लगा। ठीक है, तो ये तो था यशोधर बाबू का, ठीक है, यशोधर बाबू के मंतव्य। अब आती है बारी यहाँ पर कि उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजरे होते तो शायद मैं मैट्रिक में कुछ और ही हासिल करता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर लो, यह बात यशोधर जी कभी तंजिया कहते हैं। कभी तंजिया मतलब कि हमेशा कहते हैं कि जब तक, और ये सही भी है, पिता के राज में आप मौज मस्ती कर सकते हो, खुद के राज में नहीं कर सकते हो, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती है बच्चों कि जहां बहुत से परिवार ऐसे हैं शायद पिता के राज में नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चे अपने पिता को मौज भी करवा लेते हैं। वो बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, पिता भी अच्छे होते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वो बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हैं हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया उन्हें कहाँ मंजूर और कहाँ उसकी रीत मंजूर थी। कि बच्चे जो है वो ठीक है, लेकिन दुनिया जो है उनको भड़काती रहती। 2 की 4 का मतलब दुनिया जो है उनके मन मस्तिष्क में पता नहीं कौन कौन सी बातें पिरोती रहती थी, तो ये उनको सही नहीं लगता था। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि अब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा ना भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ कौन कहते थे भाई? यशोधर बाबू।
समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की उक्ति अब भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं, और जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर बस। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हमें समय के साथ चलना पड़ता है। दुनिया जहाँ चलती है परिवर्तनशील है, पूरी तरह से परिवर्तन नहीं होना है, लेकिन कभी कभी परिवर्तन के साथ हमें दुनिया के साथ चलना पड़ता है। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़न और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए इतना तो फिक्स था कि वो गांव नहीं जाएंगे। बच्चे बहस में जब तक तर्क दोहराते तब तक उनके कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी कि आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाए, क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रहेगा। मतलब यशोधर बाबूजी अभी रिटायर नहीं हुए हैं, और जैसे ही रिटायर हो जाएंगे तो वो सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी में आ जाएंगे तो क्वार्टर मिल जाएगा, तो जिंदगी ऐसे क्वार्टर में ही निकल जाएगी। तो क्वार्टर में ही निकालने का वो सोच रहे हैं कि मेरा जो जीवन है क्वार्टर में ही निकल जाए। अभी तक यशोधर बाबूजी ने घर नहीं बनाया है। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं कि जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते चले जाते हैं। जितना ही एक लोग की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। और तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां पर एक महात्मा जी गीता का प्रवचन कर रहे थे। और अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा था। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं, वो तो सिर्फ किशनदा बोलते थे, किशनदा ने उनको सिखाया था इसलिए चल रहे थे, बाकी वो धर्म की तरफ थे ऐसा नहीं है। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरफ रोज मंदिर जाने, पूजा संध्या करने, ठीक है, यानी किशनदा जो कर रहे थे ना वैसा वैसा वो कर रहे हैं। किशनदा रोज मंदिर जाते थे, वो जा रहे हैं, संध्या पूजा करनी है कर रहे हैं, बिड़ला मंदिर जाना है, वहां जाना है, लोगों से मिलना है, बातचीत कैसे करनी है, ये सारी चीजें उनके मन मस्तिष्क में चलती थी और वो वैसा ही अनुसरण करते थे। और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करते थे, यत्न यानी कि प्रयत्न करते थे, इच्छा नहीं होती थी, लेकिन किशनदा पढ़ते थे इसलिए उनको पढ़ना है। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूं, तब उससे कहते थे कि भाई लगना चाहिए। मन को ही समझा रहे कि भाई मैं इसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहा हूँ, मैं ये जो किताबें नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ना मैं ढंग से पूजा कर पा रहा हूँ और ना मैं संध्या पूजा कर पा रहा हूँ, ना मैं मंदिर जाने की मेरी इच्छा है, ना प्रवचन सुनने की इच्छा है, तो भी जो किशनदा की जो प्रवचन है उनको यही बात बता रहे हैं कि आपको ये काम करना है, अपने मन को इस चीज में लगाना है। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश, जो करते हैं जैसा करते रहे वो करते रहे। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करे तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो ना मांगे, क्या कर सकते हैं। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का और यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए और गीता महिमा सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। जैसे ही, क्योंकि ध्यान नहीं था, वो कर्मकांडी नहीं थे, है ना, वो भाव से नहीं सुन रहे थे, वो तो सिर्फ शब्दों को सुन रहे थे। जैसे ही जनार्दन शब्द आया उन्होंने अपने जीजा श्री को याद कर लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिना मन के वो वहां पर बैठे हुए थे प्रवचन सुनने। तो किसी का देखा देखी नहीं करनी चाहिए, कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। देखिए बच्चों, जीवन में हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तविक तौर पर हमारे जीवन को सुधार देते हैं, बिल्कुल उसका रास्ता ही अलग कर देते हैं, उसकी दिशा अलग कर देते हैं, पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं, हमें भी परिवर्तित कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में छाए हुए तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा हमारे जीवन के विरुद्ध भी होती है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, हम पे निर्भर करता है कि हमें किस दिशा में जाना है।
अगर हम मन मस्तिष्क में छाए हुए व्यक्ति है उसी का अनुसरण करें, भले ही हम गलत है, गलत साबित हो रहे हैं, समाज के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, परिवार के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे, तो ये भी एक तरह की गलत बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर बाबू का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हो। बच्चे क्रुद्ध भी होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू का कहना पड़ा कि अब तुम्हारे अब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपए उधार ले सके, कि अगर मुझे अपनी बहन के घर पर कुछ भेजना है तो मैं किसी से भी उधार ले सकता हूँ, तुमसे लेने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों एक चीज और बताऊंगी कि जब हम कह रहे हैं कि आर्थिक स्तर पर हम किसी परिवार को बनाकर रख रहे हैं, तो ये भी एक बहुत सही बात है। यशोधर बाबू भी सही सोच रहे हैं इसमें कि अगर आप किसी के दुख में ही आप सम्मिलित नहीं हो रहे हो, फिर आप परिवार ना देखिए, चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, कोई पराया व्यक्ति हो, किसी के दुख में सम्मिलित होना प्राथमिकता होनी चाहिए हर व्यक्ति की। सुख तो आता ही है, सुख में तो वो वैसे ही सुखी है, खुश है, प्रसन्न है और अपने आसपास के दायरे में इन लोगों को सम्मिलित कर ही लेता है। लेकिन दुख में बच्चों हर कोई नहीं आ पाता है और दुख में सम्मिलित होना बहुत जरूरी होता है। और दुख में अगर आप शामिल हो गए हो तो इससे बड़ी दुनियादारी कोई नहीं है। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे और बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा में रंग रंगते। मतलब यशोधर जी को दुनियादारी की बिल्कुल पहचान नहीं थी। परिवार संबंध क्या होते हैं, कैसे निभाने, इसका भी उनको ज्ञान नहीं था। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और वहां रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के पास। अब कृष्णानंद जी के किशनदा के पास रहे थे, कुंवारे थे, तो क्या परिवार की क्या स्थिति देखते उनको पता ही नहीं था। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी बात यादें बना डालते हो। किशनदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसा ही नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज होते हैं, कौन से नहीं होते। ठीक है, कौन से नहीं है। पत्नी का कहना कि किशनदा तो थे ही जन्म से बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा तो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा जो क्या नहीं रखा। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे। गजल हुई और सहगल के गाने, सहगल के गाने बहुत पुराने गाने हैं, शायद आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे। एक गाना है उनका बहुत अच्छा है, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला चांदी का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, है ना। बहुत पुराना गाना है, हमारी जनरेशन का भी नहीं है, बहुत पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का गाना है ये। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक है कि परिवर्तन हुआ है। उम्र के साथ अगर बुढ़ापा भी आ रहा है तो ठीक है, वैसे ही विचार रखने चाहिए। अगर आपकी उम्र हो रही है तो धीरे धीरे आपको विचार भी वैसे ही रखनी चाहिए। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल पर वगैरह भां का ब्लाउज पहनना या रसोई से बाहर दाल भात खा लेना या ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं। मुझे तो वह समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं, मुझे तो वे कुछ बिल्कुल अव्यवस्थित लगते हैं, मालूम होते हैं। एनीवे, मतलब कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा हूं। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि जैसे मैं तुम्हारे जीवन जीने के तरीके से ऐतराज नहीं कर रहा हूं, वैसे तुमको भी मेरे जीवन जीने के तरीके से ऐतराज या किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते, तब भी मन किसी तरह सत्ता में नहीं किसी परिवार में लीन होता जाता। मतलब वही बातें, विचारधाराएं चल रही है उनके मन मस्तिष्क में, धर्म के स्थान पर बैठे हैं, प्रवचन के स्थान पर बैठे हैं, लेकिन विचारधाराएं निरंतर चल रही है।
उन विचारधाराओं को ही सोच रहे हैं। प्रवचन का तो एक शब्द भी नहीं जा रहा है। जनार्दन शब्द गया तो जीजा श्री याद आ गए उनको, है ना। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखे और साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद ऐसी कोई चीज ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा, वही सही रहेगा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीजें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर। वानप्रस्थ मतलब ये होता है कि हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में एक आश्रम संस्कार भी है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति के 4 आश्रम होते हैं, है ना। वर्णाश्रम जिसको बोले जाता है, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर होता है पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर होता है गृहस्थ आश्रम, फिर होता है वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो आपने गृहस्थ आश्रम पूर्ण तरह से निभा लिया, 50 वर्ष के हो गए, उसके बाद आप रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद में आपको वानप्रस्थ जाना है, यानी कि घर गृह का त्याग करना है। तो यहाँ पर जो यशोधर बाबू जी वो ये सोच रहे हैं कि मैं गृह त्याग करूंगा। गृह त्याग का मतलब है कि मैं अपने घर का त्याग करके अपने गाँव चला जाऊंगा। जंगल में तो कौन जाता है। फॉर फ्रॉम द मेनिंग क्राउड समझे और मैडिंग क्राउड समझे, और शायद मेरी इस बात को कोई समझे। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते, और कहा कर उनकी तरह ही वह झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाते थे, और रिटायर हो गए तो फिर उनके गांव तक पहुंचे ही नहीं, और फिर वो तो गुजर ही गए थे। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है न भाऊ ऐसा कहना कभी नहीं भूलते थे। तो ये पंक्ति थी उनकी, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ठीक है, ये जरूर कहते थे। ठीक है, जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ में शहर में ले जाना शुरू कर दिया, और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन एंड हेल्दी वाइज। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोना, ये आपके मतलब आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा और आपके जीवन को सुधारेगा। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे, अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा नहीं लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहे, लेकिन किशनदा उन्हें क्या कहते थे, भाऊ कहते थे। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते थे कि चाय पीकर जाए। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पांव में देशी खड़ाऊ यानी चप्पल जो होती है ना वो धारण किए हुए, और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए वो निकलते थे। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उन्हें पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की, किन्होंने, यशोधर बाबू ने, और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गवाना, जनेऊ पुन्नियों के दिन सब कुमानियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर में एक कमरा दे देना, और ये ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाले खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। अधिकतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में कोई भी खास उत्साह नहीं रह गया था। फिर भी जो किशनदा है वो ऐसा करते थे। यशोधर जी चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही ना हो तो उस पद पर उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते थे कि बच्चे मेरा आदर करे और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह ले जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू थे, डेमोक्रेट स्वतंत्र थे, और वे चाहते थे कि बच्चे उनका अनुसरण करें, बच्चे उनकी सलाह। लेकिन बच्चों, ये तो क्या है, जनरेशन गैप है। हर कोई ऐसा समझता है माता पिता के साथ में जो बॉन्डिंग होती है ना, बहुत कम लोगों की होती है, खास करके पिता के साथ में। मतलब एक पुत्र का पिता के साथ में बॉन्डिंग बहुत कम होती है। विचारों का जो भेद है ना, बस वो विचारधारा ही उन्हें अलग कर देती है, और कई बार विचारधारा जो अगर पिता जनरेशन के साथ चल रहा है तो फिर उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है।
निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हो और आपके पिता क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हो, आपके पिता क्या करना चाह रहे हैं, तो ये बात चलती है। आदर करे और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह ले जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू है और हरगिज ये दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे, ठीक है। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा ना ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी, मतलब बिल्कुल तुम्हारा ज्ञान बहुत ज्यादा होगा, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। यानी कि अनुभव क्या होता है, समय के साथ मिलता है। तो अनुभव किसके पास था भाई? यशोधर बाबू के पास। मानो न मानो झूठे मुंह से सही है, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू और बच्चे सही उत्तर देते हैं। अब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे, यानी कि जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है आपसे क्यों पूछा जाए। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से प्रस्ताव रखते कि दूध लाना, राशन लाना, HC डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप हम पर छोड़ दे, अब हम कर दिया करेंगे। कई बार उन्होंने बेटों से खुद ही कहा कि एक दूसरे से कहने लगे कि तू क्यों नहीं करता है, इतना कोहराम मचा रखा है। तो लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा भला बुरा कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया, मतलब काम की जिम्मेदारी जो एक दूसरे नहीं ले रहे थे। जब ये बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है कि अब्बा हमारी समझ में नहीं आता है कि कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, इज़ा जो भी आराम हो जाएगा कमाओ। बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर लगता था, कुछ अव्यवस्थित लगता था। मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के हाथ में भी नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में आ जाता है, लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था क्या? वैसे तो बहुत सारी बातें होगी कहने को, तो झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो तिस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि काम में अपने पैसे से करने को कह रहा हूं, आपसे नहीं, जो आप नुक्ताचीनी निकाले, यानी कि कमी निकालें। नुक्ताचीनी का मतलब क्या होता है? कमी निकालना। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है, अपना वेतन अपने ढंग से इस पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, कभी डनलप का डबल बेड और सिंगार मेज आ रहा है, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ? ऐसा भी नहीं करता कहता कि लीजिए पिताजी आपके लिए ये टीवी ले आया हूँ। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया है, या अच्छी रही, मतलब अभी तो क्वार्टर किसका है? किशनदा का। अब इनका एक नौकर भी रख लो, घर में रखो, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ। कहते यशोधर बाबू अपनी पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुद ही सड़कों से टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके क्वार्टर के स्क्वायर के कोने में पहुंचे, जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े थे। उन तीनों में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा था YD पंत, यशोधर बाबू का नाम था ये। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर YD पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। तो बच्चों देखिए, बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी तो काफी कुछ बचा हुआ है, तो आज हमारा ये चैप्टर नहीं पूरा हुआ है। अगले लेक्चर में या जैसे भी आपके पास ये लेक्चर पहुंच जाएगा, मैं पूरा इस चैप्टर को करवा दूंगी। जो बची हुई चीज़ें हैं वो साथ में, क्योंकि और साथ में क्वेश्चन आंसर दोनों जो है आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो इसके 2 ही लेक्चर लेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं लेंगे। 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं नई क्लास में हमारे साथ।